हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक की म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपने पहले म्यूचुअल फंड का नाम नहीं सुना है तो आई एम श्योर आप या तो दूसरे किसी ग्रह के प्राणी हैं या फिर आप कहीं डीप हाइबरनेशन में गए हुए थे। एनीवेज, इस वीडियो के थ्रू हम म्यूचुअल फंड की कुछ बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम नज़र डालेंगे एक म्यूचुअल फंड में कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर उसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। तो जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे चलिए उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो हम देखेंगे आज कि एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमें म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए, उससे एसोसिएटेड होने वाले रिस्क के बारे में हम नज़र डालेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हम नज़र डालेंगे और हम देखेंगे कि एक SIP क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम नज़र डालेंगे एक म्यूचुअल फंड की कॉम्पोजिशन के अंदर कि म्यूचुअल फंड बनता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं। तो म्यूचुअल फंड पे नज़र डालने से पहले हम देखते हैं कि एक बैंक कैसे काम करता है। अगर हमारे बेसिक्स ठीक होंगे तो हमें ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी कि एक म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो एक बैंक में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप अपना पैसा उस बैंक में डालते हैं और आप ही की तरह बाकी भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा बैंक में डालते हैं। इस पैसे को इन्वेस्ट करने से बैंक के पास लिक्विडिटी आ जाती है, बैंक के पास जो अमाउंट आता है वो बैंक फिर लोन आउट करता है बाकी लोगों को डिफरेंट पर्पसेस के लिए। वो पर्पसेस हो सकता है लोन हो जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन एटसेट्रा, या हो सकता है वो बिजनेसेस या बिजनेस हाउसेस को वर्किंग कैपिटल की तरह वो पैसा दे। इस पैसे को जब लोग यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो बैंक को रीपे करते हैं ये पैसा और बैंक इन टर्न ये पैसा अपने डिपॉजिटर्स को रीपे करता है। अब क्योंकि बैंक ने पैसा एज अ लोन दिया था या एज अ वर्किंग कैपिटल दिया था, बैंक को उस अमाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा बैंक उन डिपॉजिटर्स को वापस कर देता है और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। जो हिस्सा अपने पास रखता है उससे बैंक अपने हुए खर्चों को, एक्सपेंसेस जैसे लोगों की सैलरी है, कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनके अगेंस्ट यूज़ करता है और बाकी जो पैसा है वो डिपॉजिटर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से ही एक म्यूचुअल फंड भी काम करता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर पैसा डालते हैं तो आप की तरह और भी लोग हैं जो इसके अंदर पैसा डालते हैं और उससे म्यूचुअल फंड का एक कॉर्पस बन जाता है। म्यूचुअल फंड हाउस इस कॉर्पस को लेके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। वो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकती हैं इक्विटीज़ हो, वो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो, आपके ट्रेजरी बिल्स हो, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का म्यूचुअल फंड है उस तरीके की इन्वेस्टमेंट वो म्यूचुअल फंड करता है। और जैसा हमने बैंक के केस में देखा था, म्यूचुअल फंड को भी जो पैसा है वो या तो डिविडेंड के रूप में या शेयर सेल के रूप में पैसा वापस म्यूचुअल फंड के पास आता है और जब आप एक रिडम्पशन की रिक्वेस्ट देते हैं म्यूचुअल फंड को तो वो पैसा आपके और बाकी डिपॉजिटर्स के पास चला जाता है। जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आई थी, ऐसे इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे जो आई है वो भी लोगों को एज अ प्रॉफिट बांट दी जाती है। थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा अमाउंट म्यूचुअल फंड अपने पास रखता है जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशो, यानी कि जो खर्चा म्यूचुअल फंड ने किया है इनकी सेल परचेज में, इसकी मेंटेनेंस में, अपने लोगों की सैलरीज देने के लिए, वो खर्चा उसको एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड कहता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए किसी निवेशक को। तो मान लीजिए अगर आप एक निवेशक हैं जिसके पास पैसा है जो डालना चाहता है अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए या गोल्स मीट करने के लिए, तो लिमिटेड पैसा होने के कारण आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा डाल सकते हैं। आपके पास जैसा जैसा पैसा बढ़ेगा आप हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, लेकिन शुरुआत में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके कारण आपके पास हो सकता है कंसंट्रेशन रिस्क बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपने पैसा अपना डाला लेट से लैंड के अंदर, आपने प्रॉपर्टी में पैसा डाला और कुछ टाइम बाद प्रॉपर्टी स्टेगनेंट हो गई या फिर प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर गए या हो सकता है आपको प्रॉपर्टी का
पोजेशन ही नहीं मिला, तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा उसमें फंसा हुआ था उसकी आपको रिटर्न डेड हो जाएगी। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स पे पैसा डालने के कारण आपका रिस्क हो सकता है हाई हो जाए, वॉलेटिलिटी आपके अमाउंट की हो सकता है हाई हो जाए, और जो आपकी इसके बेस पे रिटर्न्स रहेंगी वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपने किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग साथ में आते हैं और वो फंड इकट्ठा करके एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो म्यूचुअल फंड उस पैसे को डाइवर्सिफाई करके डाल सकता है। हो सकता है वो इक्विटी ले रहा है तो डिफरेंट कंपनीज की इक्विटी ले, ताकि अगर एक कंपनी डाउन जाए तो बाकी उसको सपोर्ट कर सकें। हो सकता है वो सारा का सारा पैसा जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाले, जहां से आपको बेटर रिटर्न्स मिल रही हैं एज अपोज टू फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। और डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका आधा पैसा इक्विटी और आधा पैसा आपका डेट में भी जा सकता है। तो इसके कारण आपका जो रिस्क है वो आपका रिस्क लो हो सकता है, वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, और आपकी जो इनकम जनरेशन की कैपेसिटी है या इनकम जनरेशन की पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड रिस्क की। तो ये डायलॉग आपने आज तक बहुत बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब इस बात पे हमें गौर करना है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो रिस्क प्रोन इन्वेस्टमेंट है, उसकी सेफ्टी की गारंटी जो है वो आपके ऊपर है, आपने किस तरीके का म्यूचुअल फंड या किस तरीके की सिक्योरिटी आपने चुनी है। इस बात पे एक चीज़ को हम गौर करने की कोशिश करेंगे कि जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम समझते हैं कि सुपर सेफ हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट्स को हम समझते हैं कि गारंटीड हैं, उनमें क्या गारंटी अवेलेबल है। तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री या सबसे ज़्यादा गारंटीड मानी जाने वाली इन्वेस्टमेंट की, जो कि है बैंक डिपॉजिट्स। जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, चाहे वो आपके सेविंग्स अकाउंट में है, चाहे एज अ रिकरिंग डिपॉजिट है, चाहे एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो इंश्योर्ड होता है एज पर RBI गाइडलाइंस अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस। लेकिन उसमें जो एक बात पता करने वाली है कि ओनली अमाउंट टिल 5 लाख रुपीज़ आर इंश्योर्ड, उससे ऊपर का अमाउंट के ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। तो अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, अगर बैंक का दिवालिया निकल जाता है और बैंक इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा वापस कर सके, तो मैक्सिमम जो पैसा डिपॉजिटर्स को मिलेगा वो 5 लाख रुपए है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम समझते हैं कि हमारा पैसा बैंक्स में सुपर सेफ है, लेकिन वो एक सर्टेन डिग्री तक ही है। और हमने रिसेंट टाइम्स में ये न्यूज़ में भी देखा है कि लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी अपना ही पैसा बैंक से विड्रॉ करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड्स में जो है वो सुपर सेफ है और बैंक्स में सेफ नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रिस्क हर जगह पे मौजूद है। हमें वो रिस्क का कितना पता है या कितना नहीं पता है, ये हमारे ऊपर और हमारी जानकारी के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरीके से जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो आपको जो चीज़ पे ध्यान देखना है वो है रिस्क ओ मीटर। हर एक म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर कैटेगरी के रिस्क के डिफाइन करता है कि आप अगर उसमें पैसा डाल रहे हैं तो क्या वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जिस बात पर मैं स्ट्रेस करूँगा कि रिस्क जब मटीरियलाइज होता है तो लो और हाई नहीं रहता है, तब इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। लेकिन अगर अपने बेसिक्स को, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम परेशानी नहीं होगी। अब नज़र डालते हैं डिफरेंट कैटेगरीज पे जो म्यूचुअल फंड की अवेलेबल हैं। जैसे RBI बैंक्स को गवर्न करता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स की गवर्नेंस के लिए सेबी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो एज पर सेबी जिन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर म्यूचुअल फंड ओपन किए जा सकते हैं वो हैं इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम्स। एक इनकी सब कैटेगराइजेशन पे हम फटाफट नज़र डालते हैं। तो अगर हम बात करें इक्विटी स्कीम्स की कि इक्विटी के अंदर किस किस तरीके के स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो वो हो सकती हैं लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। उदाहरण के तौर पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा अपना लार्ज कैप इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। लार्ज कैप इंडस्ट्रीज़ या लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100 के अंदर आती है। इसी तरीके से जो मिड कैप में इन्वेस्ट करती हैं मेजॉरिटी ऑफ पैसा, उन्हें मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। जो स्मॉल कैप में करते हैं उन्हें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स करते हैं। एक आपने ELS म्यूचुअल फंड का नाम बहुत सुना होगा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसके अंदर
आपको ATC की रियायत भी मिलती है, लेकिन आपको 5 साल के लिए अपना पैसा लॉक इन रखना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर आते हैं हमारे ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। जो पैसा डेट के अंदर इन्वेस्ट होता है वो यूजली इन्वेस्ट होता है ट्रेजरी बिल्स के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर। तीसरी कैटेगरी जो इसकी आती है वो आती है हाइब्रिड फंड्स। ये स्कीम जैसा कि नाम सजेस्ट करती है हाइब्रिड, यानी कि एक से ज़्यादा तरीके की स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। उदाहरण के तौर पे जो बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है वो आपका आधा पैसा इक्विटी में और आधा पैसा डेट में डालेगा अप्रॉक्सीमेटली, और जो आपका एग्रेसिव एडवांटेज फंड है वो आपका मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो है वो इक्विटी में डालेगा और कुछ पैसा आपका डेट में डालेगा। चौथी स्कीम जो हमारी आती है वो आती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं जैसे कि आपका रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, जहां आपके पास अगेन लॉक इन पीरियड अराउंड 5 इयर्स रहता है ताकि आप उस इन्वेस्टमेंट को आगे के लिए बढ़ने दें। और लास्ट कैटेगरी जो इसकी आती है वो आती है अदर, जिसके अंदर आते हैं इंडेक्स फंड जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी और फंड्स ऑफ फंड। अब एक छोटी सी नज़र डालते हैं कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है इसके अंदर सिस्टमैटिक रूप से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। उदाहरण के तौर पे हम रेकरिंग डिपॉजिट का उदाहरण लेते हैं कि अगर आपने एक बैंक के अंदर RD खोली है तो हर महीने की 5 तारीख पे आपके 1000 रुपये उस RD के अंदर जा रहे हैं। जब आपका गोल मीट हो जाएगा, गोल इस केस में होगा जिस ड्यूरेशन के लिए आपने वो RD खुली है, उसके बाद आपको वो पैसा आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगा। इसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को चुन लेते हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी हो सकता है डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप चुनेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे अमाउंट आपके बैंक से कट के म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाएगा। इस सिंपल से फंडे को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है एक म्यूचुअल फंड को आप कैसे पढ़ें या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब हम आपको देंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं आपको एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट खोल के दिखाऊंगा। आप गूगल पे जाके किसी भी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, और अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो मंथली रूप से ये आपके इनबॉक्स में आती होगी। मेरा ये सजेशन है कि आप इसको ज़रूर खोल के देखें और देखिए कि आपका पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है। तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट को खोलेंगे तो कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी जो कि आप आराम से समझ पाएंगे। तो इसके अंदर आप देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आपको इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, और ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे एक इसमें ये लिखा भी हुआ है कि दिस स्कीम इज सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु कैन रिमेन इन्वेस्टेड फॉर मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स। तो ये पहले ही कह रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है, जो आपका गोल है वो 5 साल या उससे बाद होना चाहिए, तभी ये आपके लिए एक राइट म्यूचुअल फंड है। तो ये आपके लिए सबसे पहली चीज़ है जो आपको देखना है कि कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड है और उसका होराइजन क्या है। सेकेंड चीज़ जो हम बात करेंगे वो है कि टाइप ऑफ स्कीम मल्टी कैप फंड है। तो इसका मतलब अमाउंट वो इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट कंपनीज में वो पैसा लगा रहा है, इसलिए इसे मल्टी कैप फंड का नाम दिया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि फंड आपका मैनेज कौन कर रहा है। अब आप जब अपना पैसा किसी के हाथ में दे रहे हैं तो आपको जानने का हक भी है कि आपका पैसा मैनेज कौन कर रहा है, और म्यूचुअल फंड्स इस बारे में काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं कि कौन आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर है। आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देख के चाहे तो गूगल पे सर्च कीजिए, चाहे लिंक्डइन पे देखिए कि उस बंदे का प्रोफाइल क्या रहा है, कितना उसको एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों का, और वो एक अच्छा बैरोमीटर होता है ये जानने के लिए कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम AUM विच इज़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का मतलब है कि कितने एसेट्स हैं इस म्यूचुअल फंड के पास जिसको ये मैनेज कर रहा है। टोटल एसेट्स की जो वैल्यू एज ऑफ सम डेट होगी वो यहाँ पे लिखी हुई आएगी। नेक्स्ट होती है NAV जो कि है नेट एसेट वैल्यू, जो कि आपने सुना भी होगा कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मिलते हैं यूनिट्स, और यूनिट्स की होती है एक नेट एसेट वैल्यू। उस नेट एसेट वैल्यू के साथ आपकी डिटरमाइन होता है कि आपके करंटली कितनी इनकम आपकी बढ़ी है या कितने यूनिट की वैल्यू आपके पास करंटली अकाउंट में है।
जो अगली चीज़ आती है यहाँ पे गौर करने वाली वो है वेटेड एवरेज एक्सपेंस रेशियो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके लिए मैं एक अपना अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और बहुत ही ध्यान से आपको देखना चाहिए। तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था वीडियो के अंदर कि जब आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है तो वो कुछ फीस अपने पास भी रखता है मेंटेनेंस करने के लिए, कि जैसे आपकी सिक्योरिटीज़ उसने ली है तो एसटीटी ट्रांजैक्शन फीस देगा, अपने लोगों को सैलरीज देगा। इन सब के लिए जो एक्सपेंस उसका होता है उस एक्सपेंस को बोलते हैं वेटेड एवरेज एक्सपेंस रेशो। अब जो गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे दो तरीके के प्लान दिए हुए हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में 2.05% का एक्सपेंस रेशो है। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपये डाला है तो 2 रुपये उसमें से उसके एक्सपेंस पे जाएंगे और 98 रुपीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। इसी तरीके से डायरेक्ट प्लान है वो है 1.02%, यानी कि अगर आपने प्लान डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की कंपनी से खरीदा है, उनकी साइट से खरीदा है, तो आपको उसका एक्सपेंस रेट कम पड़ता है। बेंचमार्क इंडेक्स है कि आपका म्यूचुअल फंड किस इंडेक्स के अगेंस्ट ट्रैक किया जा रहा है, जो इस केस में है निफ्टी 500। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड आपका पैसा एक्चुअली डाल कहाँ रहा है, वो आपको इस राइट साइड में इंफॉर्मेशन नजर आएगी जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, कि आपका पूरा पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड का है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा इन कंपनीज में डाला है और उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो इस पर्टिकुलर परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। नीचे अगर आप जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसने कुछ ओवरसीज सिक्योरिटीज़ के अंदर भी अपना पैसा डाल रखा है और वो उसने डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया है कि कहीं पे अगर इंडिया की मार्केट क्रैश करती है तो मेरे पास कुछ कुशन होना चाहिए कि मेरे यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। और कुछ अमाउंट हम देख सकते हैं नीचे जो इन्होंने डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी डाला हुआ है। लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो बहुत ही क्लियर एक डायग्राम हमें नज़र आता है जहां से पता लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर के अकॉर्डिंगली है वो है सॉफ्टवेयर के अंदर, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, फॉलोड बाय फाइनेंस और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स के अंदर। तो यहाँ से आपको आइडिया बड़े क्लियरली लग सकता है कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड पैसा डालता कहाँ है और आपको एग्जैक्ट कंपनी का नाम भी पता लग सकता है कि उसमें इसने कितना अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। नेक्स्ट हम एक नज़र डालते हैं एक डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो यहाँ हमने एक दूसरा म्यूचुअल फंड खोल लिया है जो कि है डेट म्यूचुअल फंड। यहाँ हमने फंड मैनेजर की डिटेल्स देखी हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखे, वेटेड एवरेज एक्सपेंस रेशो। अगर आप ध्यान देंगे तो वेटेड एवरेज एक्सपेंस रेशो एक डेट फंड के केस में बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। उसका रीज़न है जो उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सेट्रा जो कि आपके एक्सपेंस रेशो को काफ़ी बढ़ा देते हैं जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात होती है। तो बेंचमार्क इंडेक्स इस केस में दिया गया है क्रिसिल लिक्विड फंड इंडेक्स। और राइट साइड में अगर आपको देखें तो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इसने कर रखी है वो कर रखी है ट्रेजरी बिल्स के अंदर, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपोजर इनका इक्विटी में नहीं है। तो अगर कल को शेयर मार्केट क्रैश भी करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर, एज लॉन्ग एज स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी इज देयर, आपका फंड जो है वो सुरक्षित है डेट फंड्स के अंदर। सिमिलरली अगर हम नीचे जाके देखें तो हमें पता लगता है एसेट एलोकेशन बाय एसेट क्लास के अंदर कि हमारा 73% जो पैसा है वो हमारा ट्रेजरी बिल्स में डला हुआ है और 18.66 जीसेक में, और बाकी पैसा इन्होंने फिक्स डिपॉजिट और अदर स्कीम्स में डाला हुआ है। तो चलिए नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया है। तो हमने आज देखा कि एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए, उससे एसोसिएटेड कुछ रिस्क के बारे में हमने नॉलेज लेने की कोशिश करी, डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने जानने की कोशिश करी। हमने देखा कि एक SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, और उसी के साथ हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज देखी वो ये कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एक म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन पे क्लिक करें, शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने थॉट्स, और ये भी बताएं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।